ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार चर्चा इसी बात पर कि खुले बोरवेल में कब तक बच्चों की मुश्किल बढ़ती रहेगी, इसी तरीके से कब तक बच्चे अपनी जान गंवाते रहेंगे या फिर इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही दीपेंद्र यादव का परिवार भी हमारे साथ बना हुआ है और उनके साथ हमारे सहयोगी राधेश्याम भी मौजूद हैं। राधेश्याम, बात कीजिए उस परिवार के लिए वो क्षण कितने मुश्किल थे और क्या उनके बेटे पर उसके बाद असर पड़ा है? जी, बिल्कुल। जी, जैसा कैसा लग रहा था उस समय जब आपका बच्चा बोरवेल में था, तो क्या महसूस करते थे? जब खराब लग रहा था सर। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसे किसने मदद की आपकी? सब शासन प्रशासन ने मदद की हमारी, सब लोगों ने मदद की सर। कैसे घटना हुई थी? घटना जी खेत पे विवाह हो रही थी, विवाह के लिए पिताजी हन के संग दादा वरान की चले गए, तो खेल रहे होंगे, अब कैसे का सड़क गए उस पे माटी आटी पे बैठी होंगी, पत्थर रखा था उस पे, तो खेले होंगे ये पत्थर पे बैठ कर बस गिर गए। आपको कैसे पता चला? पता हम जब यहाँ से गए तो मैंने मतलब तलाश करी, मैंने कही यहाँ पे खेला तो ये रोज को आवो खेला हुई कहूँ, फिर तो दिमाग में नहीं रहा कि बोल गए मतलब गिर गए के का होगा। कैसे पता चला आपको बोर में गिरा? फिर जब भी ढाक वाक भी खिलाने गए कि छिड़िया समा जावे गाँव खेत अब ढाक दे यहाँ वो जरवा रख दे पत्ता रखुआ तो तुझे चिल्ला पड़ी, ऐसे पता चल गया बड़े पापा हैं इनकी। उस वक़्त पानी भी गिर रहा था, कैसी मुश्किल हुई? कैसे लग रहा था? उस दिन तो बहुत खराब लग रहा था भैया, बहुत मुश्किल होती थी हमारा कछ बोलो नहीं तू के का होने भगवान कैसे लग रहा हो। आज और भी एक बच्चा सृष्टि की हुई है, उसके लिए लोग दुआ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान हम कह रहे हैं वो सब अच्छे से निकाल जावे, जैसी हमारा बच्चा सबने शासन प्रशासन ने मदद की ऐसी उनको भी अच्छे से निकाल जाए, मतलब अच्छा सबके साथ अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी जब सबके साथ होगा तो जब तो सब मदद करते हैं शासन। आप एफआईआर पे हुई थी क्या? हाँ हमारे पास है, साथ में एफआईआर हुई और कोई किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई तो उसमें शासन सबका मतलब मदद जैसी दे रहा तो हमें भी दे जाए एफआईआर, सब केसेस हटाने की मदद चाहिए हमके सब सब लोगन से। पापा पापा भी हैं, पापा से बात कर क्या कहना? जी ये कहना चाहते कि जैसे शिवराज जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे और केस नहीं लगाएंगे, तो हमारे ऊपर केस लगा दिया और जो रेस्क्यू में डीजल का खर्च आया वो भी हमें लगा, तो हमें लाखों रुपए लग गए। हमें करीब 2 लाख रुपए लगी और थाने भी कम से कम 10-15 दिन जेल में रहे। इसके बाद में जमानत पर अभी बाहर हैं, पेशी कर रहे हैं, तो हम यही शिवराज जी से मदद मांगते हैं कि हमारी मदद की जाए और एक केस भी हटाया जाए। हमें करीबन आज भी हम कर्जा में डूबे हैं, लगभग 2-2.5 लाख रुपये लग गए हमें। रेस्क्यू को आधा खर्चा हमें लगू, डीजल वगैरह दुनियादारी जो मशीनें चली, तो हम चाहते हैं कि जैसे आश्वासन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो वो हमारी मदद करें, एक केस हटा दें ताकि हम अपना खेती किसानी कैसे कर सकें। किसका बोरवेल का खुला हुआ? जी बोरवेल हमारा ही था। कैसे घटना हुई? जी हम बुवाई कर रहे थे तो उस पर बोर पर पत्थर रखा था, तो ये जाके दीपन उसी पे खेलने लगा तो वो पत्थर धंस गया और ये साथ में उसी की चला गया दीपन। बिल्कुल। परिवार वालों जो हम सख्ती की बात करते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिला और अब ये परिवार परेशान भी दिख रहा है इसी चीज़ को लेकर। शायद यही दिक्कत भी है नवीन जी कि एक्शन जब होता है जैसा इस मामले में देखने को मिल रहा है तो परिवार वाले अब परेशान भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन होता है, जो इनके ऊपर पेनाल्टी लगती है, साथ में एफआईआर होके अरेस्ट भी होते हैं 306 में, आईपीसी 306 में, और इसके अलावा जो ये खर्चा होता है जो इतना ज़बरदस्त खर्चा है, तो ये जो है एक्चुअली कंपोसेट करना चाहिए जिसके खेत में हुआ है, जिसने ये लापरवाही करी है। इसमें खोदने वाला ज़मीन का मालिक, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पुलिस, ख़ास तौर से पुलिस और एसडीएम या आपका तहसीलदार जो उस एरिए के निगरानी में लगा हुआ है या जिससे परमिशन ली है खोदने के लिए, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे 1.5-2 करोड़ रुपए जो इसमें खर्च हो रहा है, ये सारा इन लोगों से वसूल होना चाहिए, ऐसा नियम है।
अगर आप एनडीए में एक्ट और पॉलिसी का अध्ययन करेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी का क्लॉज है, और इंडियन पीनल कोड में 304, 306 ये दोनों लागू होते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा क्राइम है ये। स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर इंडिकेशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मुझे समझ में नहीं आता इतना सब कुछ होने के बाद ये इतने सोते क्यों रहते हैं, और ये नींद से जब ही जागेंगे जब 2-4 की नौकरी जाएगी, 2-4 सस्पेंड होंगे। और इसके लिए और ये काम तो शायद इसमें कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अगर आज इस खबर को कोई देख रहा है तो सीधा और सरल है कि भाई उसके यहाँ बोरिंग खुला हुआ है, कम से कम अब तो जागिए। आपकी वजह से ना जाने कितने मामले इस तरह के देखने के लिए मिल रहे हैं। आप चंद रुपये आपको खर्च करने हैं, उसके चक्कर में इतना पूरा एक बच्चे की जान आफत में आती है। इतनी सारी परेशानी शासन प्रशासन को होती है, आम लोगों को होती है। लेकिन इतनी खबरें देखने के बाद, इतने रेस्क्यू अभियान देखने के बाद शायद जब सुबह उठते हैं तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं दीपक जी एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि लोग तो शायद नहीं सुधर रहे हैं, लेकिन आप जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल कभी इस तरह के केस में हुआ है? आपने जिस तरीके से बताया कि एक मानवीय हाथ जिस तरीके से काम करता है, रोबोट भी उस तरीके से कर सकता है, लेकिन क्योंकि जिस बोरिंग में बच्चा जाता है वो किस तरीके का है वहाँ पर, क्योंकि एक रिस्क रहता है कि मिट्टी बच्चे के ऊपर ना चली जाए, उस सिचुएशन में क्या ये काम कर सकता है आपका जो रोबोट है? और वो इससे भी गहरा कुआं था, बोरवेल। तो वहां पे कुछ ही घंटों में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस बच्ची को निकाल लिया गया। उसमें कैसे किया गया था कि उसी बोरवेल में किसी ह्यूमन को नहीं भेजा गया, किसी रोबोटिक आर्म को नहीं भेजा गया, बल्कि साथ वाली जो एक उसके कुछ ही फीट दूरी पे एक गड्ढा जो खोदा गया रोबोटिक आर्म की तरफ से, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके उस वहां पूरा कुआं खोद लिया गया और वहां पे बच्चे को बिना कोई हानि पहुंचाए, उस पर कोई मिट्टी ना जाए, इस नुकसान को बचाते हुए पैरेलल उसके वो पूरा बोरवेल खोदा गया। और उस रोबोटिक आर्म में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। जब वो नीचे तक पहुंचा तो एल शेप में उसको अगेन दोबारा से वहां पे उस बच्ची तक, बोरवेल तक प्रॉपर उसका खड्डा बना लिया गया और उसको कुछ ही घंटों में बच्ची को बाहर ले आया गया। और उसमें जितना खर्चा जो एनडीआरएफ की टीम जो ऑपरेशन करती है, इतनी हायर मैन पावर लगानी पड़ती है, उससे भी कम खर्चे में वो पूरे जो ऑपरेशन को कामयाब कर लिया गया। चाइना में ये हुआ था और इसके बाद भी ये सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं कि हादसे से पहले ही हमें ये टेक्नोलॉजीज, अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो। तो इंडिया में ये इतने बोरवेल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दीपक जी कि टेक्नोलॉजी बस करना वही है कि हमें गड्ढा ही खोदना है एक साथ में, जैसा अभी हम बड़ी बड़ी क्रेन के माध्यम से कर रहे हैं। समानांतर ये हाथ जाएगा, बनाएगा टनल, लेकिन उसमें क्या इतनी बड़ी टनल बन जाएगी जिससे बच्चे को ये ले आए, और ये क्या खुद बच्चे को ले आएगा या उसके बाद किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है उसमें? इसको थोड़ा एलोबरेट अगर आप कर सके, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। सर, इसमें पूरा जो कुआं है, पूरा जो बोरवेल है, वो एक ही रोबोटिक आर्म खोद सकती है, क्योंकि रोबोटिक आर्म एक तरीके से ड्रिल के तरह काम करती है। जब पूरा बोरवेल पूरा जो अगर 100 फीट की जगह है, 100 फीट तक जब वो हो जाता है तो इसके बाद वो प्रॉपर एक पाइपलाइन बनाई जाती है एल टाइप में, और वहां पे बच्चे के लिए पहले तो वो मूव करने के लिए जगह बन जाती है रोबोटिक, और दूसरी चीज वहां पे सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं ताकि बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे। इसके बाद एक प्रॉपर एक बकेट के टाइप में रोबोटिक आर्म के ऊपर वो इंस्टॉल की जाती है और बच्चे तक माइक और स्पीकर जो पहुंचाया जाता है। जैसे भी वो एनडीआरएफ की टीम उसको गाइड करेगी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की टीम, तो वैसा बच्चा उसमें बकेट में मूव कर सकता है, आसानी से उसको ऊपर लाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी जो पिछले हफ्ते में यूज की गई है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। इस वक्त तन्मय का परिवार भी हमारे साथ जुड़ गया है। तन्मय भी उन बच्चों में से है जो इस तरह का शिकार हो चुका है मामले का। मैं आपसे समझना चाहूँगा वो समय कितना मुश्किल था और आज एक और परिवार इसी तरह से फंसा हुआ है, और क्या उनके लिए आप दुआएं कर रहे हैं? आवाज़ पहुंच पा रही है सर आपको मेरी? हेलो जी सर, मेरा सवाल ये था कि आप लोग उस दर्द से गुजरे हैं जिससे आज एक और परिवार हम देख रहे हैं गुजर रहा है सीहोर के अंदर।
तो कितना मुश्किल होता है। और इस तरह के जो ये गड्ढे जगह जगह बने हुए हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो ट्यूबवेल करते हैं तो अगर इसमें पानी नहीं लगता है तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये आए दिनों दिन मतलब हर 2 महीने में घटनाएं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जहाँ देखे वहाँ मतलब ऐसा खुला बोरवेल छोड़ देते हैं, जहाँ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे मतलब इस घटना का शिकार हो जाते हैं। आपके साथ जब ये घटना हुई तो उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से जिनका बोरिंग किसका था वो, और उन बोरिंग वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी क्या, या आप ही का बोरिंग था वो? नहीं सर, वो तो दूसरे का, पड़ोसी का बोरिंग था, अपना नहीं था, दूसरे का था। उनने तो बोर 15-20 दिन पहले से खोल के रखा हुआ था, और ऐसा खोल के रखा था कि उसके बाद से खाली बोरी भर ढाक के रखी थी ओनली बस। और उससे ना कोई अभी कार्रवाई हुई, ना कुछ नहीं हुआ। पर वो खाली मतलब 15 दिन तक जेल में बंद रहा, और उसको 20-30 हज़ार रुपये भर दी इसने, और वो जेल से छूट गया, मस्त घूम रहा है गांव में अभी। उस पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है तो आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं घटती थी। अगर उसको कोई कार्रवाई हो जाती थी या फिर कोई कड़ी सजा हो जाती थी या बड़ा कोई जुर्माना हो जाता था तो आज ये बड़ी घटना नहीं घटती ना। कोई भी सामने वाला ऐसा खुला बोरवेल नहीं छोड़ता था अगर ऐसी मतलब उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाती तो। वो वहाँ पर अब परिस्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि जब खुदाई होती है तो बहुत लंबा चौड़ा एक बना दिया जाता है गड्ढा, और वो बोरिंग और वो जो गड्ढा बनाया गया अब सब समांतर कर दिया गया, समतल कर दिया गया वहाँ पर। जी, वो तो बराबर कर दिया तुरंत। वो तो सन में बाहर आया, उसके बाद तुरंत उनने बराबर कर दिया। ठीक। लेकिन नवीन जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है, इसको अडेप्ट करने में दिक्कत क्या है हमको? आप तो खुद एनडीआरएफ के डीआईजी रहे हैं, क्यों हम इन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाए अभी तक? इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आपको याद होगा इससे पहले भी एमपी में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था। उस टाइम महाराष्ट्र से सेम कंपनी ने अपना ये रोबोटिक लाए थे वो लोग, और उन्होंने ट्राई किया था। इसके अंदर जो है उन्होंने बोरवेल के अंदर डाल के, एक्चुअली क्या है वो रोबोट जो होता है वो ऐसे स्पेस शेप में होता है, और उसको अंदर डालते हैं रस्सी की मदद से, और जब वो अंदर जाता है अपने टारगेट के पास जाके उसके आर्म्स खुल जाते हैं, और वो बच्चे को सीने से हाथ से सीने से ग्रिप करता है, और उसके बाद हम लोग खींच के निकालते हैं। ये लास्ट टाइम बहुत ट्राई किया लेकिन वो ग्रिप नहीं कर पाया रोबोट। अगर वो ग्रिप कर देता है तो उसी टाइम वो बच्चा बाहर निकल जाता है। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और इंडिया के अंदर बहुत जल्दी पूना में 1-2 कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है, उस पर काम चल रहा है। उसमें भी ये काम चल रहा है। अभी ये महाराष्ट्र वाले अपना इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं, और एनडीआरएफ के अंदर भी आने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम सप्लाई करवाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड करेंगे। तो ये, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ें यहीं नहीं कई जगह होती रहती हैं, तो बस और जगह दब जाती हैं या हाईलाइट हो जाती हैं। तो इसलिए ये हर स्टेट डिजास्टर अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म किया गया है कि इस टाइप के इक्विपमेंट वो मंगाएं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितने अथॉरिटीज़ हैं उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और उनको चाहिए अप्रोच करें मैनेजमेंट अथॉरिटी को, खास तौर से एनडीएमए को। वहाँ से आपको ट्रेनर आएंगे और वो वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, एनडीएमए से वीके खन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीके खन्ना जी, ये जो टेक्नोलॉजी है इनको क्यों अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, और इस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं ये बार बार करने पड़ रहे हैं, बहुत समय लगता है, कई बच्चों की जान चली जाती है, तो इसमें क्या सुधार की ज़रूरत महसूस होती है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार के घर में बच्चा हो और उसके डंडोरा पिटवा रहे हैं, वो वाली बात हो रही है भोपाल में। तो लगता है आपके पास में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भोपाल के अंदर, उन्होंने आज से 7 साल पहले एक SOPs निकाले थे, क्लोज स्पेस रेस्क्यू किस तरीके से करना चाहिए, और वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था। मेरा ख्याल लगता है कि वो DC साहब के कमरे, आपके कलेक्टर साहब के अलमारी में किसी में होगा, या ADM के अलमारी के अंदर किसी ने उसको देखा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने पास ही देखिए ना, उसके अंदर काफ़ी कुछ है,
दूसरी बात आपके कहने का मतलब ये है कि इसकी जानकारी ये मैं सुबह भी बता रहा था कि आर्मी के अंदर हमारे जो है जब एनिमी के एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो पानी वगैरह तो एकदम से ना मिले कहीं, तो वहाँ जैसे कि राजस्थान के अंदर है तो अपना वो बोरवेल वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास में बोरवेल के लिए मशीन्स वगैरह हैं, इंजीनियर्स हमारे जो है वो बना उसके लिए। तो ये बोरवेल क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पत्थर वगैरह ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत डिले कर दिया है और आज दोपहर के बाद में आर्मी वगैरह आई है, कल दोपहर के बाद में अगर आर्मी अगर आ जाती तो कल भी उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। उनके पास में है ये टेक्निक का कि किस तरीके से बोरवेल किया जाता है और किस तरीके से ये बताया गया कि जो है आपको रोबोट के बारे में, तो रोबोट के बारे में जो है काफ़ी कुछ जानकारी और आगे बहुत बढ़ चुके हैं। रोबोट क्या कर सकता है? रोबोट वो सभी कुछ काम कर सकता है जो आम आदमी कर सकता है। इंटेलिजेंस के लिए ये है कि आपको उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है, तो आप सोच लीजिए क्या क्या काम आदमी कर सकता है। उसके लिए आदमी की जान बचाने के लिए तो ये रोबोट बनाए हैं के लिए, तो रोबोट उसी जगह पर जाएगा जहाँ आदमी अदरवाइज पहले हम आदमी भेजते थे ना उसके लिए, तो अभी जो है रोबोट को भेजा जा रहा है ताकि वो जाएगा नीचे से ये बोरवेल किया हुआ है वहाँ से वो और जो है हॉरिजॉन्टल टनल बनाया जाएगी, उसके नीचे जो है बच्ची है जहाँ पर वहाँ से उसको जो है निकाल के वो रोबोट आसानी से लेके आएगा। ये पूरी डायरेक्शन खैर ऊपर से दी जाएगी और रोबोट वगैरह उसको कहने का। और मेरा सिर्फ ये वाले जो रह रहा है कि बच्ची अभी दूसरी रात हो गई है बेचारी को, तो वो मतलब जो है आई मीन उसकी कंडीशन क्या होगी ये पता नहीं है कहने के लिए, क्योंकि हालांकि बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं, पर उसके लिए पता और सीसी कैमरा भी मेरा ख्याल होगा उन्होंने लोड किया हुआ एनडीआरएफ ने, तो उससे आई होप उसका मॉनिटरिंग वगैरह किया जा रहा है ताकि उसे पता लग जाए कि मतलब जो है उसको क्या क्या ज़रूरत है। आई होप उनको उस फीड वगैरह देने के लिए भी कुछ दिया जाएगा, नहीं तो ये 24 घंटे से ऊपर तो खाने भी उस बेचारे ने कुछ खाया होगा। तो कहने का मतलब है ये मेरा ख्याल है क्योंकि एनडीआरएफ वगैरह हमारे पास में थी एनडीआरएफ की, तो उन्होंने पास में ये टेक्निक के साथ में उनको जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे के लिए वो शायद उसके लिए किया जाता है। तो एक चीज़ मैं नवीन भटनागर जी आपसे समझना चाहता हूं कि 100 फीट गहरे में अगर कोई बच्चा फंसा है, अमूमन इस तरह के केस हमने देखे नहीं है, 40-50 फीट पर ही बहुत मुश्किल आ जाती है बचाने में बच्चे को। 100 फीट में कोई उम्मीद आप देखते हैं कि उतनी गड्ढा खोदा जा सकता है, टनल बनाई जा सकती है? मेरे से पूछा होती है जिस प्रकार से अभी खुदाई की जा रही है, इसमें क्या है बड़ी मशीनें नीचे नहीं जा सकती। आपका 80 फीट के नीचे या 60 फीट के नीचे बड़ी मशीनें नहीं जा सकती, तो छोटी जो मशीनें हैं उनकी मदद से जो आर्मी वालों के पास भी हैं और हमारे एनडीआरएफ स्टेट एसडीआरएफ इनके पास भी हैं, तो हाथ की से वो खुदाई कर करके उसी में टाइम लग रहा है। और दूसरा जो मिट्टी गीली है, तीसरा वहाँ चट्टानें आ गई हैं तो उनको जो है क्रैश किया जा रहा है, काटा जा रहा है और उसके बाद नीचे गहराई में जाया जा रहा है, फिर उसको पत्थरों को उनको निकालना एक बहुत टीडियस जॉब है, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मुश्किलात आती है सामने। तो अब देखिए क्या होता है, भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि भाई इस बच्चे को जीवन दे। बिल्कुल, ये 100 फीट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तन्मय के परिवार से भी उनके जो फादर हैं वो जुड़े हुए हैं। सर एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे कि ये कहा गया था तन्मय के केस के बाद भी कि हम सर्वे कराएंगे, किसी तरह का कोई गड्ढा तो नहीं खुदा हुआ है, क्या कोई सर्वे वगैरह हुआ गांव में, ग्रामीण इलाकों में इस तरह से कि जहां गड्ढे खोदे हुए हैं उन्हें भरा गया हो, या लोगों के अंदर खुद ये जागरूकता आई कि किसी का खुदा हुआ है वो भर दे अपना? लोगों के अंदर तो ऐसी कोई जागरूकता है नहीं। अगर ऐसी होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। अभी मैं पिछले 2 महीने पहले छावल मंदिर गया था नवरात्र में, तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि छाताबाड़ी में मतलब गन्नाबाड़ी में एक बड़ा सा गड्ढा खुला हुआ था, तो मैं देखा वहाँ से कम 100 लोग गुजर रहे थे। तो देखा तो मैंने तुरंत कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, तहसीलदार मैडम को फ़ोन किया, बताया कि यहाँ पे बोर खुला पड़ा हुआ है और खेत मालिक को ये भी नहीं पता कि यहाँ ट्यूबवेल किया हुआ है और खुला पड़ा हुआ है। वो मैंने आगे देख के तुरंत बंद करवाया वहाँ पे, मतलब 2-3 घंटे तक बैठ के आगे भी बंद करवाया, जब तक बंद नहीं हुआ, जब तक पूरा बंद नहीं किया तब तक वहाँ से नहीं हटा नहीं। तो ऐसी मतलब ये पूरी लापरवाही चल रही है।
बिल्कुल ये लापरवाही है और केस जो हो रहे हैं या तो उसमें परिवार वाले परेशान दिखते हैं या फिर वो सख्त एक्शन प्रशासन लेना नहीं चाहता। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूमों को खोया है। इसीलिए न्यूज़ स्टेट ये अपील करता है कि आपके आसपास इस तरह के गड्ढे हैं तो आप खुद जागरूक होइए, उनको भरवाने की कोशिश कीजिए, शिकायतें कीजिए और एक मुहिम बना दीजिए इसको, ताकि इस तरह से कोई और बच्चा ना गिरे। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा है, बच्ची जल्दी बाहर आए। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।